नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर। पिछले काफी दिनों से इसके ऊपर क्वेश्चंस थे, तो आज इसका नंबर लगा है। आपके स्टॉक का भी नंबर लगेगा। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए किस स्टॉक पे वीडियो चाहिए। एक स्टॉक के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक्चुअली ग्लास कोट। इसके काफी क्वेश्चंस देखे, बट इसका वीडियो कल आपको मिलेगा सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे। इस पे आपको वीडियो मिलेगा एक्चुअली ग्लास कोट का। और अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे इसका कंप्लीट रिव्यू कल आ जाएगा। फिलहाल बात करते हैं देवयानी के ऊपर। देवयानी का कंप्लीट डिस्कशन हमें करना है। देखते हैं कि आज की डेट में चार्ट क्या बोलता है और फंडामेंटल कैसे हैं। आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में बताइए। एडवाइजर है तो उसके साथ डिस्कस करिए, एडवाइजर नहीं है तो अपने ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। चलते हैं फिलहाल देवयानी के फंडामेंटल्स पे। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड करती क्या है ये समझ लीजिए। आपने केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी, वेंगो, इन सबके स्टोर्स तो देखे होंगे, सारे ऑपरेट करती है देवयानी। जहां पे आपको बर्गर, पिज्जा, केएफसी के चिकन फ्राइज और कोस्टा कॉफी और अदर जो डिशेस है इंडियन, वो आपको देखने को मिल जाती है। ध्यान से आगे बात करते हैं इसमें कि कंपनी का मेन फोकस कहां है। ये देखिए, कंपनी जो है क्यूएसआर कैटेगरी की कंपनी है। क्यूएसआर मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है। और देवयानी के पास जो है वो क्या क्या चीजें हैं वो हमें समझनी है। देखो, यम ब्रांड्स जो है इन इंडिया एंड इज अमंग लार्जेस्ट ऑपरेटर चेन। अब ये देवयानी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी है यम ब्रांड्स की। अब यम ब्रांड के पास में बहुत सारे बड़े बड़े जो आप कह सकते हो कि स्टोर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, खाली इंडिया में ही नहीं। तो उन्होंने इंडिया का काम, इंडिया, नाइजीरिया और नेपाल का काम जो वो देवयानी को दे रखा। बेसिकली इतना समझ लीजिए। और देवयानी के पास में फ्रेंचाइजी है कोस्टा कॉफी ब्रांड एंड स्टोर्स की इंडिया के अंदर, पार्ट ऑफ आरजे कॉर्पोरेशन। अभी आरजे कॉर्पोरेशन क्या है? आरजे कॉर्पोरेशन जो है वो रविकांत जयपुरिया ने स्टार्ट किया था 1991 में। आरजे कॉर्पोरेशन की ही कंपनी है एक वरुण बीवरेज, जो कि यहां पर आपको बीवरेज के अंदर काम करती हुई दिखती है। और फास्ट फूड रेस्टोरेंट में केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी है। और आइसक्रीम के अंदर क्रीम बेल वगैरह आपने देखी होगी। तो ये आरजे कॉर्पोरेशन की कंपनी है, आरजे ग्रुप की कंपनी है। और इन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है बीवरेज के अंदर भी ब्रांड क्रिएट कर रखे हैं, जहां पे वरुण बीवरेज इनकी सबसे बड़ी कंपनी है। और इन्होंने यहां पे इसकी बहुत बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी अपने साथ अटैच करी हुई है। यहां पे देखिए अबाउट यम ब्रांड। अब यम ब्रांड क्या है? फास्ट फूड कॉर्पोरेशन है एंड इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फास्ट फूड कंपनीज इन टर्म ऑफ सिस्टम यूनिट। इट ओन्स सेवरल आइकॉनिक ब्रांड्स सच एज, कौन कौन से ब्रांड? पिज्जा हट, केएफसी, टैको बेल एंड द हैबिट बर्गर ग्रिल। और उसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड है जो इसके पास है। 135 नेशंस में एक कंपनी है। कंपनी मतलब यम ब्रांड्स, जो यम ब्रांड है वो। देवयानी इंटरनेशनल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। एंड वर्ल्ड वाइड इसकी काम है। और यहां पर इंडिया के अंदर इसने काम दे रखा है किसको? देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड को। ये बेसिक लेवल जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके थोड़े फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करिए। बहुत इंटरेस्टिंग फंडामेंटल से ध्यान से देखिएगा। 9 मंथ की परफॉर्मेंस है जो हमारा Q3 आया है अभी FY 24 तक, उसका देखिए 209 नए यूनिट खोले हैं इसने। और यहां पर स्टोर्स जो है उनकी संख्या आपको दिख रही है कि क्या हो गई है। 31 दिसंबर 2023 तक 1400 से ऊपर स्टोर्स है। सेल्स कितनी है? सेल्स इनकी 11% बढ़ी है वाई ऑन वाई बेसिस पे। और स्टडी परफॉर्मेंस फ्रॉम कोर ब्रांड्स, KFC जो है उसकी सेल्स देखिए 16% बढ़ी है। अगर आप देखना चाहें यहाँ पे 16% से KFC की सेल्स बढ़ी है वाई ऑन वाई बेसिस पे, इसका ध्यान रखिए। और PH की जो है वो यहाँ पे लगभग 3% से बड़ी है। कोस्टा की जो है वो यहां पर आपको दिख रही होगी 107 करोड़ की जो सेल्स है वो हो चुकी है। मार्जिन परफॉर्मेंस देख लीजिए, ग्रोस मार्जिन 70% और यहां पे 70, ऑलमोस्ट सेम था। ब्रांड कंट्रीब्यूशन को देखिए 16.3 और यहां पे 19.3 था। तो यहां पर एक चीजें आपको डिफरेंस समझ आएगा। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रिपोर्टेड, अब इसको समझिए, 478 करोड़ और 504 करोड़। 478 करोड़ इस साल का प्रॉफिट है। और जबकि पिछले साल यही प्रॉफिट था इन 9 महीनों में 504 करोड़ का। तो पिछले साल से इस बार कम प्रॉफिट आया है। रीजन आपको समझ आ रहा होगा डाउन साइड का क्या है। EBITDA मार्जिन 19.1% रहा है, जो कि इससे पहले कितना था? 22.5% था। तो ऑलरेडी गिरावट देखने को मिलेगी। मार्जिन आपके 3%, 3.5% टूट गए तो होगा ये काम। PBT जो है वो 42 करोड़ और यहां पर वर्सेस 201 करोड़ इन 9 मंथ इन लास्ट ईयर। यानी लास्ट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसके स्टार्टिंग के 9 महीने में जो प्रॉफिट था वहां से आधा प्रॉफिट भी नहीं रहा है। तो ये दिक्कत आनी ही है। आगे बात करते हैं और क्या क्या चीजें हैं वो समझिए। कंपनी खुद बता रही है चीजें। यहां पर आपको दिख रहा होगा परफॉर्मेंस हाइलाइट, कंटिन्यू मोमेंटम ऑन स्टोर। 94 नए यूनिट खोले हैं खाली Q3 के अंदर कंपनी ने। और अभी टोटल स्टोर्स जो है वो हमने देखे थे। सेल्स 843 करोड़ रही, जो कि 6% अप रही है। और यहां पर KFC की और PH एंड कोस्टा की जो सेल्स है वो आपको दिख रही होगी। मार्जिन परफॉर्मेंस यहां पर भी आपको मार्जिन ओके दिखेंगे। ब्रांड कंट्रीब्यूशन यहां पे ठीक ठाक रहेगा। कंसोलिडेटेड रिपोर्टेड जो हमारा EBITDA है वो देखिए 146 करोड़ रहा है, जबकि लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में
जो ईबिटा था वो 159 करोड़ के आसपास का था। मार्जिन पे आपको यहाँ प्रेशर देखने को मिल रहा है। पीबीटी आप देख सकते हो कितना कम हो गया है, तो यहाँ पे वो चीजें देखने को मिलेगी आपको, इसलिए डाउन साइड बनी हुई है। ये रीजन है मेन। अगर इसको आप समझेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहां से कितना आता है वो भी देख लीजिए लोकेशन वाइज। इंडिया से ही कंपनी 85% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ला रही है, नाइजीरिया से 12 और नेपाल से लगभग 3% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंट्रीब्यूट होता है। अगर इसको ब्रांड वाइज समझेंगे तो केएफसी जो है इनके ब्रांड का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, उसके बाद पिज्जा हट एंड देन कोस्टा कॉफी। पीएच जहां भी हमने यूज किया है, पीएच का मतलब है पिज्जा हट। मैं यहां पे लिखता हूं पीएच का मतलब है पिज्जा हट। जब भी हम पीएच का यूज करें दैट मींस पिज्जा हट। आगे चलिए, यहां पर इसको देखिए, नए स्टोर्स का डाटा यहां पे आपके पास अवेलेबल है। न्यू स्टोर ओपनिंग केएफसी के FY23 में Q3 में कितने थे और यहां पर कितने ओपन हुए वो सारी डिटेल है। आप इनको छोड़कर यहां आइए, ये समझिए एज ऑन 31 दिसंबर 2023 को इतने केएफसी के स्टोर्स हैं, पिज्जा हट के हैं, कोस्टा, वेंगो एंड अदर्स। टोटल अगर आप देखना चाहेंगे तो टोटल आपको यहां पे सारी डिटेल्स जो मिल जाएगी, किसके स्टोर्स कितने हैं। और टोटल स्टोर्स में टोटल देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के पास में कितने हो गए, इंडिया के खाली 1387 स्टोर्स हो गए टोटल मिला के। और अगर नाइजीरिया और नेपाल को काउंट कर ले, टोटल देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बाद में 1452 स्टोर्स हो गए। 1452 स्टोर्स है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के पास में टोटल स्टोर्स, अगर हम टोटल काउंट करें। और इंडिया में ये इतने स्टोर्स हैं। अब ये लास्ट ईयर कितने थे आप ध्यान से देखिए। लास्ट ईयर 22 के अंदर 31 दिसंबर 22 को और 31 दिसंबर 23 को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1120 थे, तो ये बड़े हैं। यहाँ पे 1177 से ये बड़े हैं। ये अच्छी बात है कि कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने पे ध्यान दे रही है, दैट इज गुड। आगे बात करते हैं इसके अब लेवल फंडामेंटल के ऊपर, जो बेसिक लेवल के हैं। मार्केट कैप लगभग 18,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी नो डाउट एक्सपेंसिव है, कंप्लीटली एक्सपेंसिव है। आरओई काफी अच्छा है, आरओसी ठीक ठाक कहा जाएगा। यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी मानी जाएगी। डेट कंपनी के ऊपर है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा। अनप्लेज है प्रमोटर की होल्डिंग, जो इज गुड। प्रॉफिट की ग्रोथ खराब रही है। फ्री कैश फ्लो जो है वो अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे पीजी रेशियो देखा जाए तो ये भी एक्सपेंसिव होने का इशारा जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। ईपीएस को देखें तो 0.96 का ईपीएस है, जबकि आपका प्राइस 150 के आसपास चल रहा है। और 0.96 का ईपीएस यानी 1 रुपए का भी ईपीएस नहीं है, तो दिक्कत होगी। इंडस्ट्री को अगर देखेंगे यहाँ पर, इंडस्ट्री की पी तो 133 के आसपास ही निकल के आती है। ओवरऑल जो भी क्यूएसआर सेगमेंट में जो कंपनीज है उनकी पी हाई ही रहती है। बट मेक श्योर करिएगा, हाई पी होना खराब नहीं होता, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपके पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक ही हाई पी के हो जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत तब आएगी जब मार्केट उनसे वैल्यूएशन मांगेगा, उसका जस्टिफिकेशन मांगेगा, तब दिक्कत आएगी। तो हाई पी के स्टॉक हो ठीक है, चलता है, लेकिन कुछ एक ही हो, ज्यादा हाई पी के स्टॉक्स नहीं होने चाहिए कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास चलिए 2-4 कंपनीज ऐसी है कि आपके पास 40 कंपनियां जो है वो अच्छी वैल्यूएशन के, तो 2-4 कंपनियों में रिस्क आपने लिया, हाई पी की कंपनियां ले ली। लेकिन आपके पास 40 कंपनियां अगर हाई पी की है और 2-4 कंपनियां ये जो रियल वैल्यूएशन वाली या कम वैल्यूएशन वाली अवेलेबल है, तो दिक्कत होगी फ्यूचर में। जब मार्केट जस्टिफिकेशन मांगना स्टार्ट करेगा तब दिक्कत होती है। आगे देखिए, यहां पर सेल्स जो हमने पहले भी बात करी अभी रिसेंट में, देखिए हमने 843 करोड़ की सेल्स, 843 करोड़ की सेल्स, और प्रॉफिट सिर्फ 5 करोड़ का रहा है, ईपीएस 0.08 का रहा है, तो खराब है ये चीज। अगर इसी को लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो 790 करोड़ की सेल्स पे मार्जिन 22% थे, जो कि अभी 17 रह गए, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट में क्लियर प्रेशर देखने को मिल रहा है। 71 करोड़ से सीधा प्रॉफिट जो है 5 करोड़ आ गया, तो उसकी पिटाई होनी ही है, डेफिनेटली उसकी पिटाई होगी। इसी को आप लास्ट उससे पहले वाले दिसंबर में कंपेयर करिए तो तब भी अच्छे प्रॉफिट थे, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ नहीं रही, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दिक्कत हो गई। अब ये सारी चीजें जो हो रही है, इसमें एक चीज अच्छी है कि कंपनी अपनी सेल्स को तो मेंटेन कर रही है, सेल्स बढ़ा रही है, सेल्स नहीं टूट रही, ये अच्छी बात है। दिक्कत है मेन यहाँ पे मार्जिन्स के अंदर। ये मार्जिन्स जितने अच्छे होंगे, मतलब 25% या 22% के ऊपर रहते हैं, तब तो अच्छा रहेगा, वरना कंपनी को आगे जाने वाले समय में और दिक्कतें होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ईयरली P&L है। अगर इसको देखें, कंपनी की सेल्स का डाटा आपको दिख रहा होगा किस तरीके से कंपनी बढ़ रही है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे देखिए मार्जिन्स के अंदर है, जो पिछले 3 साल में सबसे कम आ रहे हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट आप देख सकते होंगे कि वो भी काफी कम नजर आ रहा है। अगर आप ओवरऑल डाटा देखें तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट मेकिंग हुई है, तो यहां पर कंपनी में टर्न अराउंड हो सकता है, उसकी संभावनाएं हैं, लेकिन थोड़ा सा समय भी इसको देना चाहिए, थोड़े टाइम इसको स्टडी करने के लिए देखना चाहिए। अब कंपनी आगे अपने आप को मेंटेन रखेगी या नहीं रखेगी, उसके लिए लास्ट ईयर 5 साल के डाटा देखो। सेल्स ग्रोथ अच्छी रही है, सेल्स ग्रोथ तो बढ़िया है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल 5 साल की अच्छी है, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ की प्रॉफिट ग्रोथ काफी खराब नजर आ रही है। यानी कंपनी अपने आप को सेल्स में तो मेंटेन कर पा रही है, प्रॉफिट में नहीं कर पा रही है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख ले
शेयर होल्डिंग पैटर्न में इस चीज को ध्यान से समझिए, प्रोमोटर्स के पास अभी भी 62% होल्डिंग है, एफआईआईज के पास 12.47, डीआईज 8.52 और पब्लिक के पास 16.27% की होल्डिंग है। अब ये जो पब्लिक होल्डिंग है इसमें अगर एक्चुअली आप देखना चाहें तो ये देखिए पब्लिक होल्डिंग में बड़े प्लेयर्स के पास ये 3, 4, 1 यानी लगभग आप मान लीजिए 8% की होल्डिंग अभी भी बड़े प्लेयर्स के पास है, बिग प्लेयर्स के पास है। ये रियल पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक, उसके पास 8% की ही होल्डिंग रहती है, बाकी 8% बिग प्लेयर्स के पास, यानी 92% होल्डिंग जो है दैट बिलोंग्स टू बिग ग्रुप। ये जो है वो बिग ग्रुप से बिलोंग करती है, 92% होल्डिंग। और सिर्फ पब्लिक के पास है 8% होल्डिंग अगर रियल पब्लिक और जनरल पब्लिक को देखा जाए तो। ये देवयानी का क्लियर पिक्चर है और डाटा है। अब इसको चार्ट पे भी देखते हैं। फंडामेंटली तो एक्सपेंसिव स्टॉक है, ये तो हमें पता चलता है, लेकिन ये पूरी इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें एक्सपेंसिव रहते हैं स्टॉक। तो यहां पे मेक श्योर किया जाता है कि सारे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में वैसे नहीं होने चाहिए जो हाई पी पे ट्रेड करते हो। कुछ एक है, सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्ट पे क्लियर पिक्चर लेते हैं। सो लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। देवयानी का चार्ट हमारे सामने है। दिस इज वीकली चार्ट, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। स्टॉक जो है अपने लिस्टिंग के बाद एक बॉटम बना के ऊपर गया, वहां पर देखिए करेक्शन करता है, कंसोलिडेट किया, एक नया हाई बनाया, वहां से नीचे आया और इस लो को भी इसने तोड़ा। यहां पर लो को तोड़ के 37% करेक्शन किया, अगेन इस हाई को काट के ऊपर गया। याद दिलाना चाहता हूं, इस पे मैंने भी यहां पे ट्रेड लिया था, लगभग 200 रुपए के आसपास मैंने ट्रेड लिया था। मेरा एसएल उस केस में था 170 या 180 के आसपास का था। 220 के आसपास हमने आधा प्रॉफिट बुक किया और रिमेनिंग आधा मैंने 185 के आसपास, 195 के आसपास निकाला था। ये बात होगी कोई जुलाई या अगस्त की बात है लास्ट ईयर, तब मैंने भी यहां पे एक ट्रेड लिया था, लेकिन उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में निकले, कुछ अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस ही था, चार्जेस वार्जेस हटा के। और उसके बाद देखिए स्टॉक वापस वहां से भी 37% आ गया। तो अगर हम एसएल टाइमली नहीं रखते हैं अपने पोजीशंस में, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, अगर हम क्लियर नहीं करते हैं कि हमें एसएल के साथ रखना है या नीचे एक्यूमुलेट करना है, तो फिर प्रॉब्लम आती है। हमारा क्लियर था कि हमें निकलना है तो हम यहाँ पे निकले और आज देखिए शेयर वहां से काफी अच्छे डिस्काउंट पे भी अवेलेबल हो रहा है। तो ये इसकी पिक्चर रही है कि स्टॉक अपने हाई से 2 बार 37% टूटा है। चलिए इसको हटाते हैं, यहाँ से इस डाटा को हटाते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और ट्रेंड को समझते हैं। यहाँ पे देखिए स्टॉक के लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है 140 रुपए से 135 रुपए की रेंज। ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 140 से 135, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन हो सकता है स्टॉक के लिए। पीछे यही जोन जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, अभी यही एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। और ऊपर में अगर बात कर ले स्टॉक के लिए तो 170 रुपए के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, 180 पे रेजिस्टेंस है, एंड देन 190 200 की रेंज में एक बड़ा रेजिस्टेंस है। और जिस टाइप से फॉल आई है, ध्यान से देखिए, दिस इज अ वर्टिकल फॉल, एक वर्टिकल फॉल आई है, तो यहां पर चांसेस आर हाई कि स्टॉक जो है कुछ टाइम के लिए साइडवेज रहता है, साइडवेज टू बुलिश हो जाता है, ज्यादा बुलिश नहीं होता है, साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम में रहता है, मतलब टाइम पास करता रहता है। कोई बड़े चाल जो है वो एक बार नहीं आती, उसके लिए टाइम लगता है। तो ये चार्ट हमें खुद बता रहा है ऐसी चीज। आगे बात करते हैं मंथली चार्ट पे, व्हाट द मंथली चार्ट इज सेइंग। यहां पे देखिए ये मंथली चार्ट है देवयानी का, क्लियर डाटा को समझने की कोशिश करिए। अब इस लेवल के नीचे हमारे पीछे निकलने का रीजन क्या था वो आपको दिख रहा होगा कि मंथली चार्ट पे कैंडल कैसी बनी है। कंप्लीटली आप मंथली हाई को, मंथली लो को नहीं काट रहे थे पिछले वाले, यहाँ पे मंथली लो कटे तो एग्जिट बन रहा था और क्लियर दिख रहा था कि यहाँ से प्रेशर आ रहा है शेयर पे। यहाँ पे एग्जिट बनता था, किसी के पास भी था, तो उसके बाद अब स्टॉक जो है यहाँ पर आपको अवेलेबल हुआ है 140 के अराउंड, और अभी स्टॉक 155 चल रहा है। जिस हिसाब से लास्ट मंथ की कैंडल है जो कि फरवरी की है, ये बहुत बड़ी कैंडल है। अब ये इतनी बड़ी कैंडल है कि यहाँ पर इसी बड़ी कैंडल बनने के बाद में दो ही केस होते हैं, या तो क्विक रिकवरी आती है, क्विक रिकवरी, और वो क्विक रिकवरी जो आती है वो नेक्स्ट मंथ तक आ जाती है। अगर क्विक रिकवरी नहीं आ रही है तो वहां पर टाइम जो है वो लगता है, टाइम पास थोड़ा सा होने की संभावना रहती है, नॉट गारंटेड कि टाइम पास हो गई, संभावना रहती है कि टाइम पास हो सकता है। बट उस केस में भी स्टॉक अगर कोई इंपॉर्टेंट बीच में रेजिस्टेंसेस को काट के ऊपर आता है तो हम श्योर हो जाते हैं कि वो ऊपर जाएगा। बट फिलहाल कोई ऐसा सिचुएशन भी नजर नहीं आ रहा, स्टॉक अभी बॉटम के आसपास ही है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा तेजी पकड़ लिया हो। तो राइट नाउ टाइम पास के सिचुएशन ज्यादा नजर आती है। इसी को हम अगर एक बार वापस डेली चार्ट पे कन्वर्ट करें, लुक एट दिस, ये डेली चार्ट है और यहाँ पे 200 दिन का हमने मूविंग एवरेज भी लगाया है। इसको भी आप ध्यान से देखिए, ये मूविंग एवरेज भी 175 के आसपास अभी आ रहा है। स्टॉक के लिए अगर आप देखेंगे इस रेंज के पास आने के बाद एक बाउंस मिला था, वहां पे 175 पे एक रेजिस्टेंस आया, अगेन स्टॉक नीचे आता है और इसी रेंज में एक फिर से इसको सपोर्ट मिल जाता है, 135-40 के आसपास सपोर्ट मिलता है। तो यहां पर स्टॉक के लिए 175 विल बी एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इसको हमें समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं किया क्या जा सकता है।
क्या इस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है, क्या ये कंपनी उस लायक है कि इसमें पैसा लगाया जाए, या जिनका लगा हुआ है वो आज की डेट में क्या करे, सारी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इसको समझिए कि कोई भी अगर इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, यहाँ पे समझिएगा उसके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ऑलरेडी अगर इन्वेस्टेड है और वो इन्वेस्टेड किसी भी प्राइस से हो, उसके पास क्या ऑप्शंस होगा। सबसे पहले हमें चेक करना है कि फंडामेंटल कंपनी के कैसे हैं। तो फंडामेंटली हम कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव है, स्टॉक जो वो एक्सपेंसिव है, और ये नहीं पूरी इंडस्ट्री एक्सपेंसिव होती है, तो ये एक्सपेंसिव स्टॉक है, ये हमें क्लियर हो गया। टेक्निकल कैसा है, टेक्निकल क्या है, टेक्निकल वीक है और अभी साइडवेज होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, वीक और साइडवेज होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास खड़ा है, टेक्निकल का ये सिचुएशन है। अब जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनको ये मालूम कर लेना है कि स्टॉक जो वो एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव होने का मतलब हो गया कि इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी प्रीमियम पे ट्रेड करती है, और प्रीमियम पे जब भी कोई कंपनी ट्रेड करती है तो वहां पे पैसे कितने लगाए जाने चाहिए वो क्लियर करना होगा, बिकॉज वहां पे मार्केट तब जस्टिफिकेशन मांगता है जब स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा होता है या मार्केट गिर रहा होता है। तब मार्केट कहता है भाई तुम्हारी अर्निंग ही नहीं है, तुम्हें किस बात का वैल्यूएशन मिले। तो एक्सपेंसिव स्टॉक में अमाउंट वही डालना चाहिए जिस अमाउंट के साथ आप रिस्क लेने को तैयार हो। यहां पर किसी भी टाइप से आप अगर चाहते हो कि आपने 10 लाख या 20 लाख रुपए डाले हैं और आपकी टोटल कैपिटल 10-20 लाख की है, तो ऐसे अमाउंट नहीं डाले जाते। आपकी कैपिटल 20 लाख की है, आपको लगता है कि नहीं मैं इसमें लाख रुपए डाल के जो है रिस्क ले सकता हूं, लाख रुपए से ऊपर का रिस्क नहीं लेना चाहता, तो चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने डाल के बैठे। रीजन क्या है, कंपनी में एक्सपेंशन तो हो रहा है, कंपनी की ग्रोथ भी फ्यूचर में आ सकती है, लेकिन ये सारे होप के ऊपर हैं। रियलिटी में होगा कि नहीं होगा वो देखना होगा। अगर आप ध्यान से समझें तो इनमें जो होगा वो देखना पड़ेगा। एवरेज जो सेल्स होती है पर स्टोर की वो देखी जाती है, एवरेज प्रॉफिट देखा जाता है पर स्टोर का। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कंपनी क्या कर रही है, एक्सपेंशन कर रही है, नंबर ऑफ स्टोर्स जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टोर्स लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस केस में अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। रीजन क्या है कि यहां पर आपकी एवरेज सेल्स जो अभी आ रही है वो पुराने स्टोर से आ रही है। नए स्टोर्स तो अभी जहां खुले हैं वहां लोगों को पता ही नहीं होगा कि अरे KFC का स्टोर खुल गया, जाके कुछ करते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो वो ऐसे काम करने के लिए देखेंगे, तो इनमें सेल्स आने में समय लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने सेल्स खोले, कोई स्टोर खोला और डायरेक्टली वहां पे कस्टमर्स आए और आपको रियल पिक्चर आ गई। समय लगता है उन चीज़ों में रियल पिक्चर आने में भी, प्लस इनकी मेंटेनेंस भी हाई होती है, ये भी आपको पता होगा। साथ में आप ये भी ध्यान में रखिए कि आजकल जो है ये जिस सेगमेंट में है फास्ट फूड में, वहाँ पे कंपटीशन और लोकल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही एक्सपेंसिव स्टॉक में वही अमाउंट डाला जाता है जो रिस्की है, यानी सेफ प्लेयर्स के लिए ये स्टॉक जो है वो अवॉइड हो जाता है, या फिर बहुत छोटे अमाउंट के साथ ये बाय बनते हैं, वरना नहीं बनते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। और ये किसकी बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। कोई ज्ञानचंद जी आके ये बोल सकते हैं देखो यहाँ से यहाँ चला गया, हमने ले लिया होता तो इतना कमा लेते, ऐसा नहीं होता है, वो ट्रेडिंग होती फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होता। और इन्वेस्टमेंट जिसका है उसको पूछो, आज भी 3-4 साल के अंदर रिटर्न 0/लुल है। तो ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का डिफरेंस समझ लेना, ये वही क्लियर। अब कोई फ्रेश इन्वेस्ट भी करना चाहता है तो भी उसे ये मेंटेलिटी क्लियर करनी होगी कि भाई फ्रेश इन्वेस्टमेंट है तो वो इसी चीज़ों को क्लियर करके रखे कि रिस्की अमाउंट वाले जो होंगे वो इनको देखते हैं अपने एडवाइजर के साथ बात करके। यहाँ पे कोई सेफ अमाउंट नहीं डाले जाते। ये हो सकता है किसी की कैपिटल है 20 लाख रुपए कि भाई 20 लाख रुपए हैं, और देवयानी जो है वहाँ मैं जाता रहता हूँ, देवयानी अच्छी है, यानी कि कोस्टा कॉफ़ी में जाता रहता हूँ। KFC में तो देखिए मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं नॉन वेज नहीं हूँ, मैं प्योर वेज आदमी हूँ। हम कोस्टा कॉफ़ी जा रहे हैं या हमने पिज़्ज़ा हट गए, हमें लगता है नहीं यार ये ठीक है, कंपनी आने वाले टाइम में फ्यूचर में ग्रो कर सकती है, इसमें अच्छा होगा, तो चलो 20 लाख की कैपिटल है तो यहाँ पर एक काम करते हैं 1 लाख रुपए डाल के बैठ जाते हैं। 1 लाख रुपए डाल लेते हैं, नीचे आएगा तो 1 लाख और ले लेंगे, नीचे मतलब काफ़ी ज़्यादा गिरावट आएगी यहाँ से तो 1 लाख और ले लेंगे। उनके फ्रेश इन्वेस्टमेंट के काम का तो है भी, कोई खराब नहीं है। यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल के नीचे के लिए वेट कर सकते हैं, नीचे आएगा तो लेंगे, वरना 1-2 क्वार्टर देखेंगे। अगर ऊपर जाता है तो 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे कि 1-2 क्वार्टर के बाद स्टॉक क्या परफॉर्म कर रहा है। उस टाइम भले ही वो 170 पे हो या 180 पे हो या 130 पे हो, अगर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं तो चलो और अमाउंट डाला और हमने इसमें एक डिसेंट अमाउंट डाल के इन्वेस्ट करके बैठ गए। ऐसा तो हो सकता है कि 50-50 हज़ार के 2 बार कर दिए, 1-1 लाख के 2 कर लिए, एज पर देयर रिस्क। कोई ऐसा नहीं है कि ये फिक्स फॉर्मूला है, अपनी रिस्क के हिसाब से जो भी करना चाहिए उनके लिए तो काम का है। कोई ये सोच रहा है कि यहां से इस कंपनी में अभी आने वाले महीने 2 महीने में कोई बड़ा मूव आने वाला होगा या कुछ बहुत बड़ा मिल जाए, तो फिलहाल ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आती है, उसके लिए वेट करना चाहिए और उनके लिए कोई भी रिटर्न अभी मिलने की उम्मीद नहीं है। और फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर कोई इस सोच के साथ कर रहा है कि वो सेफ प्लेयर है और आने वाले 5 साल में जो है वो इस कंपनी से 50 गुना रिटर्न निकालेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो 50-60 गुना वाले रिटर्न की कहानियां नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हर 6 महीने बाद आपको क्वार्टर रिजल्ट रिव्यू करने पड़ेंगे। 5 साल आगे का नजरिया रखना है तो हर 6 महीने बाद रिव्यू करने की कैपेसिटी होनी चाहिए।
तुक्केबाजी तो कोई भी कर सकता है, 5 साल में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं, रिजल्ट होने चाहिए उसके पीछे, ग्राउंड होने चाहिए हर 6 महीने बाद आपके पास, तभी आप उसको होल्ड कर सकते हो। तो ये आई थिंक आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी। यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेड है क्या? देखिए स्विंग ट्रेड के लिए मैं आपको बता दूं, स्टॉक जो है यहाँ पे स्विंग ट्रेड फिलहाल बन तो नहीं रही है, लेकिन एक जो है सेटअप यहाँ पे 160 के ऊपर बन सकता है, 160 के अबो जो है वो एक सेटअप बन सकता है। उस केस में 150 रुपीज सपोर्ट रहेगा, 150 सपोर्ट होगा, 168, 175, 184 का एक छोटा स्विंग जो है बनता हुआ नजर आ सकता है 160 के अबो। लेकिन ये भी रिस्की स्विंग होगा, बिकॉज एक कंपनी उसी टाइप की है कि यहाँ पे रिस्की काम ही होगा। यहाँ सेफ प्लेयर्स या बढ़िया सेटअप जो होते हैं ना, कॉन्फिडेंस वाले सेटअप, रिस्की का मतलब हो गया कि वहां पे कॉन्फिडेंस लो होता है, लो कॉन्फिडेंस सेटअप होते हैं, यहाँ पे हाई कॉन्फिडेंस सेटअप नहीं होते हैं, समझिए। एक तो होता है सेटअप दिख रहा है आपको, वहां पे हाई कॉन्फिडेंस होता है कि इस स्टॉक को ऐसा करना होगा या स्टॉक ऐसा कर सकता है, ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। एक होता है लो कॉन्फिडेंस सेटअप, तो यहाँ पे लो कॉन्फिडेंस सेटअप हो सकता है 160 के ऊपर क्लोज आने पे। ध्यान रखिएगा भैया, एक क्लोज होती है हमेशा, क्लोजिंग बेसिस होता है, या फिर इंट्राडे चार्ट अगर आपको देखने आते हैं तो आप वहां पे अलग अलग टाइप के टाइम फ्रेम के चार्ट भी देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए एक्टिवेट तभी होता है जब क्लोजिंग आ जाती है, और वहां पे लो कॉन्फिडेंस सेटअप ही अभी फिलहाल इसके अंदर। तो देवयानी मेरे लिए, मैं पर्सनली बता दूं, एज अ सेफ प्लेयर अभी आप मुझसे पूछो तो मेरे लिए अवॉइड एंड वेट है, अवॉइड एंड वेट, कुछ टाइम के लिए वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर लेते हैं, 1-2 क्वार्टर देखते हैं क्या होता है, ये 1-2 क्वार्टर। और अगर आप रिस्की प्लेयर पूछो कि नहीं यार मेरे को देवयानी जो है उसकी अच्छी लगती है, स्टोर्स में जाना करना मेरे को सब बढ़िया लग रहा है, मेरी कैपिटल भी है, मैं उसमें लगा सकता हूं, तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, वहां पे एक्यूमुलेशन के लिए जरूर अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। एक्यूमुलेशन कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्यूमुलेशन में ध्यान रखिएगा कि प्राइस प्लस टाइम पेन, टाइम का पेन जो होगा यानी तकलीफ जो होगी वो आपको देखने को मिल सकती है। प्राइस वाइज भी करेक्ट हो सकता है और टाइम वाइज भी आपको टाइम देना पड़ सकता है। तो ये दोनों के लिए क्लियर है। अब आप कौन सी कैटेगरी के हैं, आप अपने एडवाइजर से बात करिए। एडवाइजर नहीं है तो खुद भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। राइट नाउ यहाँ पर मेरे हिसाब से टाइम पास होने की संभावना ज्यादा होगी, मतलब ये ऐसे टाइम पास करेगा 175 से 140 के आसपास। 175 के ऊपर निकलता है ना ये अगर स्टॉक, तो यहाँ पे उस समय इसको रिव्यू किया जाना चाहिए। हम लिख लेते हैं यहाँ पे रिव्यू पॉइंट, रिव्यू अबो 175, वापस रिव्यू बनता है किसके लिए, जो इसमें इन्वेस्टेड है उनके लिए भी, और जो फ्रेश करना चाहते हैं उनके लिए भी 175 के पास वापस देखना चाहिए कि क्या होता है। अब मैं उस टाइम पे वीडियो ला पाऊं नहीं ला पाऊं दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको इसे जरूर रिव्यू करके देखना चाहिए कि 175 के ऊपर क्या हो रहा है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सारा एनालिसिस देवयानी के लिए जो भी मेरे को दिख रहा था वो अवेलेबल, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर करी। बाकी देखो डाटा कुछ अवेलेबल है नहीं इसका इतना ज्यादा कि हम चार्ट पे भी कोई एनालाइज कर पाए, प्राइस एक्शन इतना नहीं है, और जो रिजल्ट्स आए हैं उनकी भी हमने क्लियर पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करी है। आई होप इतनी डाटा आपके लिए सफिशिएंट होगा एक बार कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो जुटाकर अपने इन्वेस्टर के लिए या अपने इन्वेस्टमेंट के लिए आप एक बार कुछ सोच पाएं या कोई निर्णय ले पाएं। आई होप बाकी सारी चीजें भी आपको क्लियर हुई है। किसी तरह का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। ऐसे एनालिसिस सीखने के लिए आप वेब एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके भी डिटेल मंगा सकते हैं। वेब एनालिसिस की कॉस्ट रहती है 44,000। और ध्यान रखिएगा मैं एक समय में एक इंसान को टीच करता हूं, तो ये 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। अगर आप जुड़ना चाहें तो ही इस नंबर पे संपर्क करिए व्हाट्सएप करके। चैनल की डायमंड मेंबरशिप और एसटीवी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, ज्वाइन बटन पे क्लिक करिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं, अगर आप आईफोन यूजर हैं, तो आपको अपने सफारी ब्राउजर में जाके लॉगिन करना होगा यूट्यूब पे, और फिर आपको ज्वाइन बटन जो है वो दिख जाएगा। अन्य किसी सहायता के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि कौन से स्टॉक पे आपको वीडियो चाहिए। बाकी हमारी सर्विस के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, अकाउंट ओपनिंग या और अन्य कोई जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।